नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस एक्सप्लेनर मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक शिक्षक के रूप में आज की इस क्लास को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। आज हम भौतिक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय को समझने वाले हैं, गैसों का अणुगति सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज का यह सत्र सिर्फ एक थ्योरी का पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जो हमें ये दिखाएगी कि हमारे आसपास की हवा वास्तव में कैसे काम करती है। अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लें, क्योंकि आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। चलिए जल्दी से आज के पाठ्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम मुख्य रूप से 6 चीजों पर फोकस करेंगे: पदार्थ की आणविक प्रकृति, आदर्श गैसों का व्यवहार, अणुगति सिद्धांत और दाब, ऊर्जा का समविभाजन, माध्य मुक्त पथ और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले बात करते भाग 1 की, पदार्थ की आणविक प्रकृति यानी मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आपको पता है, हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले ही एटम्स का सही अंदाजा लगा लिया था। सोचिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारत में महर्षि कणाद ने सबसे छोटे न टूटने वाले कण को परमाणु का नाम दे दिया था। बिल्कुल उसी समय के आसपास ग्रीस में डेमोक्रिटस ने एटम शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब ही होता है अविभाज्य। और फिर इन्हीं विचारों की मजबूत नींव पर 19वीं सदी में जॉन डाल्टन ने अपनी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दुनिया के सामने रखी। अब परमाणु कितने जरूरी हैं, इसे इस बात से समझिए। 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन ने एक बार कहा था, यदि किसी भयानक प्रलय में सारा वैज्ञानिक ज्ञान नष्ट हो जाए तो कौन सा एक वाक्य आने वाली पीढ़ियों को सबसे अधिक जानकारी देगा? वो वाक्य है, सभी चीजें परमाणुओं से बनी हैं। मतलब ये एटॉमिक हाइपोथेसिस हमारी पूरी ऑब्जर्वेबल फिजिक्स की बिल्कुल बेसिक नींव है। सब कुछ परमाणुओं से ही तो बना है। अब देखिए, चूंकि सब कुछ परमाणुओं से बना है तो उनके बीच की दूरी से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठोस और द्रवों को ही ले लीजिए, इनमें परमाणु लगभग 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर बिल्कुल खचाखच और कसकर बंधे होते हैं। लेकिन गैसों में ये दूरी 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है, मतलब एकदम खुला मैदान। इस भारी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। गैसें बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और कहीं भी आ जा सकने के लिए पूरी तरह आज़ाद होते हैं। और उनकी इसी आज़ादी की वजह से गैसें एक खास तरह का व्यवहार दिखाती हैं। तो चलिए दूसरे भाग पर चलते हैं, गैसों का आदर्श व्यवहार। एग्जाम के नजरिए से ये एक बहुत ही क्रिटिकल फाउंडेशन है। 22.4 लीटर। 22.4 इस नंबर को तो आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। ये एक तरह का मैजिक नंबर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यानी एसटीपी पर किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का आयतन हमेशा 22.4 लीटर ही होता है। ये सीधा सीधा फैक्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अब इन गैसों के व्यवहार को जिस नियम से हम नापते हैं वो है आइडियल गैस इक्वेशन, PV = μRT। आसान है ना? P माने प्रेशर या दाब, V यानी वॉल्यूम और T माने टेम्परेचर। जब हम गैस को गर्म करते हैं या दबाते हैं तो ये तीनों एक साथ बदलते हैं। वैसे इसे हम कणों की संख्या n और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kB का इस्तेमाल करके kBNT के रूप में भी लिख सकते हैं। भौतिकी में ये समीकरण एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। अब थोड़ा ध्यान दें छात्रों, क्योंकि अब हम इस मास्टर क्लास के सबसे जरूरी और थोड़े गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 3, अणुगति सिद्धांत और दाब। गैसें असल में काम कैसे करती हैं, इसे विजुअलाइज करने के लिए एक बंद कमरे के बारे में सोचिए, जिसमें ढेर सारी रबर की बाउंसी गेंदें हर तरफ तेजी से उछाली गई हैं। वे कभी फर्श से, कभी छत से और कभी एक दूसरे से टकरा रही हैं। गैस के अणु बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वे लगातार बिना किसी फिक्स डायरेक्शन के रैंडम मोशन करते रहते हैं। और जब वो बर्तन की दीवारों से टकराते हैं ना, तो वो टक्कर पूरी तरह से इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ होती है। मतलब कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कुल गतिज ऊर्जा हमेशा सुरक्षित रहती है। दीवारों पर इन्हीं गेंदों के लगातार टकराने की वजह से ही गैस का दबाव या प्रेशर बनता है। इस टकराव वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। मान लीजिए गैस का एक अणु किसी रुकी हुई दीवार से टकराता है, तो वो उसी स्पीड से वापस उछलेगा। लेकिन क्या हो अगर हम पिस्टन से गैस को दबा रहे हों, यानी दीवार अंदर की तरफ आ रही हो? ये एकदम क्रिकेट के खेल जैसा है। जब गेंद किसी रुके हुए बल्ले से टकराती है तो नॉर्मल स्पीड से लौटती है, लेकिन जब बैट्समैन बल्ला घुमाकर गेंद की तरफ लाता है और जोर से मारता है तो गेंद कई ज्यादा तेजी से बाउंड्री की तरफ जाती है।
बिल्कुल यही कारण है कि जब किसी गैस को हम कंप्रेस करते हैं या दबाते हैं तो उसके अणु अधिक तेजी से टकराकर लौटते हैं और गैस का तापमान एकदम से बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने का सीधा सा मतलब है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। औसत गतिज ऊर्जा E का फॉर्मूला है 3/2 kBT। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि किसी भी गैस का तापमान असल में उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा नाप होता है। इससे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि गैस कौन सी है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन। अगर तापमान सेम है तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा भी बिल्कुल सेम होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ऊर्जा गैस के अणुओं के बीच बंटती कैसे है। इसके लिए हम अपने चौथे टॉपिक पर आते हैं, ऊर्जा के समविभाजन का नियम। देखने में ये ऊर्जा का समविभाजन शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। ये नियम कहता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की स्थिति में कुल ऊर्जा सभी मुमकिन दिशाओं या मोड्स में बिल्कुल बराबर बराबर बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई माता पिता अपनी पॉकेट मनी को अपने सभी बच्चों में एकदम बराबर बांट रहे हों। कोई भेदभाव नहीं, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्र कोटि को ऊर्जा का बिल्कुल बराबर हिस्सा मिलता है। चलिए समझते हैं कि ये हिस्सा कैसे बढ़ता है। जब अणु एकदम सीधी रेखा में चलता है यानी ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो उसे आधा kBT ऊर्जा मिलती है। जब वो अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह घूमता है यानी रोटेशनल मोशन करता है तो उसे भी आधा kBT मिलता है। लेकिन यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, वाइब्रेशनल मोशन यानी कंपन को दोगुना हिस्सा मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों शामिल होती हैं। इसलिए ये 2 गुणा आधा kBT होकर पूरा 1 kBT बन जाता है। चलिए अब हम अपने सिलेबस के 5वें बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो है माध्य मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ। इसमें हम देखेंगे कि गैस के अणु टकराने के बीच में कैसे सफर करते हैं। तो माध्य मुक्त पथ क्या है? ये वो एवरेज डिस्टेंस है जो गैस का एक अणु बिना किसी दूसरे अणु से टकराए तय कर लेता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। एक बिल्कुल खाली पड़े बड़े से कमरे में दौड़ना कितना आसान है ना? आप बिना किसी से टकराए काफी दूर तक भाग सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भीड़भाड़ वाले संकरे बाजार में दौड़ने की कोशिश करें तो आप जल्दी ही किसी न किसी से टकरा जाएंगे। गैस के अणुओं की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है। इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें नीचे जो n है ना, वो गैस का घनत्व है, मतलब बाजार में कितनी भीड़ है, और d अणु का व्यास है, मतलब दौड़ने वाला व्यक्ति कितना मोटा है। सीधी सी बात है, अगर अणुओं का साइज d बड़ा होगा या गैस की डेंसिटी n ज्यादा होगी तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे और उनका ये मुक्त पथ अपने आप छोटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हमने सारे मेन कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब आते हैं भाग 6 पर, परीक्षा के लिए अभ्यास। घबराइए नहीं, सब कुछ बहुत लॉजिकल है और अब टाइम है अपनी सारी नॉलेज को एक साथ समेटने का। सबसे पहले तो इस नंबर को देखिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी KB। इसकी वैल्यू है 1.38 गुणा 10⁻³ जूल प्रति केल्विन। ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे अभी के अभी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, बल्कि हाईलाइट कर लीजिए। ये आपके बहुत सारे सवालों को हल करने की मास्टर चाबी है। चलिए अब फटाफट से एक क्विक चेकलिस्ट देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पक्का किया। पहला, आदर्श गैस नियम PV = μRT। दूसरा, गैस का प्रेशर अणुओं की स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तीसरा, तापमान हमेशा गैस के टाइप की परवाह किए बिना एवरेज काइनेटिक एनर्जी को नापता है। चौथा, समविभाजन का नियम, जहां हर आज़ाद मोड को आधा kBT एनर्जी मिलती है। और आखिर में मीन फ्री पाथ यानी 2 टक्करों के बीच की दूरी। इस पूरे लॉजिकल फ्लो को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। और अब अंत में आपके लिए एक मजेदार अभ्यास प्रश्न। मानक तापमान और दबाव यानी STP पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस और 1 मोल नियॉन गैस द्वारा घेरे गए आयतन का अनुपात यानी वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? जरा सोचिए इसके बारे में। याद है ना, आज हमने एवोगैड्रो के नियम और 22.4 लीटर वाले इस जादुई नंबर के बारे में क्या बात की थी? इस सवाल को सॉल्व करना आपका होमवर्क है। तो इस विश्लेषणात्मक मास्टर क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से अभ्यास करते रहिए और विज्ञान की इस शानदार दुनिया में हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।